कवि, कथाकार, उपन्यासकार संतोष चौबे हिंदी के उन विरल साहित्यकारों में से हैं जो साहित्य तथा विज्ञान में समान रूप से सक्रिय हैं। विश्व रंग समारोह उनकी परिकल्पना है, जिसका श्री गणेश गत वर्ष 2019 में हुआ और कोरोना काल के बावजूद ये इस वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय आयाम ले चुका है। श्री चौबे रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और विश्व रंग के निदेशक हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपके विश्व रंग से मैं शुरुआत से ही जुड़ा हूं। 2019 में पिछले वर्ष जब आपने किया था तो हम लोग सब आए थे और ब्रिटेन से लोग आए थे और सारे यूरोप से आए थे और ये पूरी आपकी जो इसकी परिकल्पना थी, इसका जो एक पूरा कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही वृहद था। और आप हम लोग सभी जानते हैं कि आप कवि, कथाकार, उपन्यासकार हैं और मूलतः आप विज्ञान के व्यक्ति हैं और आप प्रशासनिक सेवा में थे और आपने आइकॉनिक चीजें की हैं। आईसेक्ट आपने फाउंड किया था। ये जो आपका विजन है विश्व रंग का, जो कि आपने पिछले वर्ष प्रारंभ किया था और इस वर्ष कोविड के बावजूद वो आगे बढ़ा है, तो मूलतः पहले तो सर आप हमें ये बताएं कि विश्व रंग एक सांस्कृतिक फेस्टिवल है, लिटरेरी फेस्टिवल है, जबकि इसके पहले से बहुत सारे लिट फेस्ट शुरू हो चुके थे। तो आपका जो विश्व रंग की जो परिकल्पना थी वो क्या थी और वो किस तरह से भिन्न थी? जी धन्यवाद। मैं आभारी हूं कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया, आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि लिटरेचर फेस्टिवल तो बहुत सारे होते हैं, भारत में भी बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, बाहर भी होते हैं, लेकिन हम लोगों का जो काम है, रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय का जो काम है और इसकी जो संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, वनमाली सृजन पीठ है, अन्य संस्थाएं हैं, उनका शुरू से ये मानना रहा है कि हमें ग्रास रूट कनेक्ट करना चाहिए और पाठकों को शामिल करना चाहिए। साहित्य का मूल लक्ष्य तो ये है कि पाठक तक वो पहुंचे और पाठक तक पहुंचने के लिए उसको भाषा पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो दूसरी बात ये आधार था कि हिंदी और भारतीय भाषाओं के सामने आज जो भारत की स्थिति है वो एकदम सही स्थिति है जहां से कि हम हिंदी और भारतीय भाषाओं के विस्तार की बात कर सकते हैं। इसके पहले टेक्नोलॉजी इतनी अवेलेबल नहीं थी, टेक्नोलॉजी इतनी फ्रेंडली नहीं थी कि ये भाषाओं का विस्तार हो सकता। पर भारत में जो अब स्थिति बनी है और भारत का जो वैश्विक समझ बनी है, उसके आधार पर हिंदी और भारतीय भाषाओं के लिए सबसे उचित समय है कि वो बाहर जाए, उसका फैलाव हो। और एक जो अंतिम बात थी वो ये थी कि ये सारा जो काम है ये विदेशी प्रवासी भारतीयों को शामिल करके होगा और दूसरी ओर हमें एक तो हिंदी का भारतीय भाषाओं के साथ रिश्ता मजबूत करना है, हिंदी का अपनी बोलियों के साथ रिश्ता मजबूत करना है, यानी वो बुंदेलखंडी हो, वो मालवी हो और वो जहाँ से जमीनी रस प्राप्त करती थी भाषा, वो हमें जोड़ना है। तो एक तो अन्य भाषाओं के साथ बराबरी का रिश्ता और बोलियों के साथ जमीनी रिश्ता, ये दो बातें बहुत जरूरी थी। और यदि आप मुझे अनुमति दें तो तीसरी बात ये भी है कि कलाओं के बीच में जो पुरानी रेखाएं थी, यानी कहानी और कविता और नाटक और पेंटिंग और फिल्म, इन सबके बीच की रेखाएं अब इस समय विश्व में टूटती हैं और बड़ी आवाजाही जारी है। यानी कविता और कहानी जो है पूरे निबंध जो है उपन्यासों में चले जाते हैं। तो ये जो पहचान है, यानी बदलते हुए विश्व में जो बदलती हुई कलाएं हैं, इसको भी पहचानने की बहुत जरूरत थी। तो ये कुछ आधार थे जिस पर सोचा गया। पहला विश्व रंग इस पर आयोजित हुआ। बहुत ही रोचक ढंग से आपने इसको बताया, पर मैं बहुत उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि पिछले वर्ष जो कि पहला ऑर्गेनाइजेशन था, इसका पहली बार ये आयोजित हुआ था, तो इसमें जो आपने जो चयन किया, जो साहित्य से जुड़े लोग थे, जैसे हमारे जैसे लोग, मैंने तो खैर बीबीसी में 20 साल ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, पर मैं कविता भी लिखता हूँ और सांस्कृतिक सानिध्य लंदन से भी जुड़ा हूँ और आपने बहुत सारे कवियों को बुलाया, तो इसमें आपका मापदंड क्या था, क्राइटेरिया क्या था?
देखिए, एक बात पहले इसके कह दूं कि हमें ऐसा लगता है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि इस समय होगी या होनी चाहिए, तो वो टैगोर की अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि होनी चाहिए, जिसमें कि आर्टिस्ट विदाउट बाउंड्रीज की बात वो करते थे। वो देशों की सीमाओं की भी बहुत सम्मान उस तरह से नहीं करते थे, मानते थे कि सीमाएं खुली रहनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि कलाकारों के बीच में कम से कम सीमाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और कलाकार अगर इंग्लैंड में है, कलाकार अगर भोपाल में है, मध्य प्रदेश में है, भारत में है, अमेरिका में है, यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है, ये सारे कलाकारों का संवाद बड़े पैमाने पर बढ़ना चाहिए। तो हमने ये देखा कि देश के तो साहित्यकारों से बड़ी पहचान हमारी पहले से ही थी, लेकिन विदेश में जो हिंदी में काम कर रहे हैं उसके लिए हमने कुछ पत्रिकाओं की मदद ली। जैसे कि गर्नाल से हमने बात किया कि भाई ये कौन लोग हैं जो कि प्रवासी भारतीय हैं और मदद कर रहे हैं। हमने वैश्विक हिंदी सचिवालय से भी थोड़ी बात की। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन से बात की और हिंदी सम्मेलन खंगाला खुद गर्व बहुत सारे को पढ़ा और ये पहचाना कि भाई सुषम बेदी क्या कर रही हैं, या तेजिंदर शर्मा क्या कर रहे हैं, या ललित मोहन जोशी क्या कर रहे हैं, और उनका जो कंट्रीब्यूशन था उसके आधार पर एक लंबी लिस्ट बनाई गई। लगभग 40 से आए थे प्रवासी भारतीय और पहचान लोग जी। तो पिछले वर्ष जिस तरह से जितना एक तरह से वृहद स्तर पर वो था, उसमें फिल्मों पे भी डिस्कशन था, कविताओं पे भी था, साहित्य पर भी बात थी और समसामयिक विषयों पर भी चर्चा थी, साथ में लोगों को सम्मानित भी किया जा रहा था। तो इतना एक जटिल स्तर पर ये आयोजित किया गया, तो आपका विजन जो है या इसको आपने कार्य रूप किस तरह से दिया, आपको क्या उसमें किस तरह से ये संभव हुआ? मैं आपको सच में बताऊं तो पहले तो मुझे खुद ही विश्वास नहीं था कि ये इस तरह से हो पाएगा, पर किसी किसी कार्यक्रम की आंतरिक ऊर्जा इतनी होती है कि बहुत सारे लोग उससे प्रेरित हो जाते हैं। जैसे कि हम पूरे विश्वविद्यालय की सारी फैकल्टी और टीम्स को इसमें जोड़ पाए। फिर भोपाल की लगभग 30 से 40 संस्थाएं थी जिन्होंने वॉलंटरी तौर पर यह कहा कि हम काम करना चाहते हैं या हम जुड़ना चाहते हैं, और उन्होंने बहुत वॉलंटरिज्म के साथ काम किया। फिर प्लानिंग को लेकर मैंने लगभग 3-4 महीने इसकी प्लानिंग में लगाए होंगे। एक कोर टीम इमर्ज हुई। टेक्नोलॉजी के लिए हमारे पास में युवा टीम थी, तो वो लोग भी सामने आए। इस तरह सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि कार्यक्रम की आंतरिक ऊर्जा और अपील ही इतनी थी कि बहुत सारे लोग उसमें शामिल हुए। और जैसे आप लोग आए थे तो आपके यहाँ भी से हमें बहुत उत्साह मिला और रेसिप्रोसिटी भी मिली, तो ये एक बात थी। पर अंततः भोपाल के लोगों ने जैसे इसको अपनाया, मतलब वो पुराना भोपाल हो, वो उर्दू के लोग हो, वो हिंदी के लोग हो, जैसे उन्होंने इसको अपनाया था, मुझे लगता है कि वही एक बड़ा कारण है। और बिना किसी अवरोध के वो संपन्न हुआ और कई लोग अपने मन से निर्णय ले रहे थे। तो एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि किसी भी संगठन को लोगों को भी काम करने का वातावरण बनाना चाहिए। यदि वो अपने खुद के निर्णय ले पाएंगे और उनको पहचानेंगे कि कहाँ पर क्या काम करना है, तो वो है। काफी प्रशिक्षण भी किया गया था, वॉलंटरी प्रशिक्षण किया गया था। मैं आपको बताऊं कि मैं उसके कुछ दिनों पहले ही गया था। तो कदान में जो वर्ल्ड कौशल विकास के लेके एक बड़ा सम्मेलन था, वो मैं देख कर आया था और उसमें किस तरह का वॉलंटियरिज्म था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो प्रशिक्षण का भी एक बड़ा उसमें काम था। लगभग 100 वॉलंटियर्स को प्रशिक्षित किया गया था। भोपाल के सारे होटलों को शामिल किया गया था और एक तरह का शामिल था। पर अंततः अगर वो भीतरी ऊर्जा नहीं होती तो दिक्कत होती। तो संतोष जी, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं कि आप तो ये कहना आपके लिए शायद मुश्किल है कि कौन से बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम थे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2 या 3 इवेंट्स जो आपको याद रहेंगे पिछले वर्ष के, वो उसमें आप किनको गिनाना चाहेंगे? देखिए, एक चीज जो आपने शायद नहीं छुई या आपके आने के पहले जो हो चुकी थी, वो टैगोर की पेंटिंग्स पर एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन लगाई गई थी और उत्तरी भारत में
टैगोर को लेकर उनकी कला पहचानी जाती है, उनके नाटक पहचाने जाते हैं, लेकिन टैगोर की पेंटिंग्स पे बहुत बात नहीं होती है। तो उस पर एक बहुत ही व्यापक चर्चा हुई थी। मुझे लगता है कि वो बहुत ही मीनिंगफुल थी और देश भर के लोग शामिल थे। उसके अलावा थर्ड जेंडर पर जो कार्यक्रम हुआ था वो बहुत ही लोकप्रिय हुआ और थर्ड जेंडर के लोगों को हमारे देश में उस तरह से सम्मान अभी तक नहीं मिल पाया है, पर थर्ड जेंडर का विमर्श हमारे यहाँ शुरू हुआ है। तो थर्ड जेंडर के कवियों को बुलाया था। ये सारे लोग पीएचडी थे, ये किसी कॉलेज में प्रिंसिपल थे, किसी स्कूल में पढ़ाते थे। तो इन्होंने जो कविताएं प्रस्तुत की या इन्होंने जो कार्यक्रम किया वो भी बहुत लोकप्रिय हुआ। फिर मुशायरा जो अंतर्राष्ट्रीय या शाम के जो बैंड्स थे, रघु दीक्षित बैंड था और मुशायरा था, ये भी बहुत लोकप्रिय हुए। और सबसे अच्छी बात है कि प्रवासी भारतीयों का जो काव्य पाठ हुआ था और प्रवासी भारतीयों का जो आलोचनात्मक काम हुआ था उसको भी पसंद किया गया। तो ये थे, साथ में 60-70 सेशंस थे जिसमें कि देश भर के लोग, कवि, बड़े लेखक लोग आए हुए थे। तो और एक लोगों ने कई बार कहा कि जो मंगलाचरण आप करते थे शुरू में, वो मंगलाचरण पूरे दिन को पवित्र बना देता था। तो गुंदेचा बंधु हुए हों या सरोद का काम हुआ हो या वायलिन का काम हुआ हो, तो मंगलाचरण को भी बहुत पसंद किया गया। इस तरह से कुछ कार्यक्रम मुझे याद आते हैं। हालांकि पूरा ही कार्यक्रम मुझे अभिभूत करने वाला था और शहर में 3-4 जगहों पर लगातार कार्यक्रम चल रहे थे। तो और बहुत आनंद आता था कि आपकी जो उपस्थिति थी वो कई जगह दिखाई पड़ती थी और कई जगह आप बड़े फ्लीटिंग तरह से आते थे। तो आपके पर्सनल, आपके ऊपर उसका जो एक एनर्जी के लेवल पे या एक स्ट्रेन के लेवल पे कैसे आप मैनेज करते थे? मैं ये कहूंगा कि जब कार्यक्रम शुरू हो गया, कार्यक्रम के पहले मुझे बहुत काम करना पड़ा, थोड़ी थकान भी थी, लेकिन जब कार्यक्रम शुरू हो गया और उसमें जो रस आने लगा तो उसके बाद थकान चली गई। थकान कार्यक्रम के बाद एक तरह से आई थी। तो मुझे लगता है जो काम आपको बौद्धिक एंगेज करता है, जैसे ब्रेक ने ये बात बहुत अच्छी कही कि कला सबसे अच्छी वो है जो आपको शिक्षित करती है। तो अगर आप कला से रस के साथ साथ शिक्षा भी प्राप्त करते जाते हैं, अब इतने सारे लोग इतनी तरह की बातें, जैसे गांधी और टैगोर का जो विमर्श हुआ था, सोचिए कि पहली बार गांधी, टैगोर और इकबाल पर एक कंपैरेटिव तुलनात्मक विमर्श हुआ, तो चर्चा का स्तर भी बहुत ऊंचा था और मुझे लगता है कि इसने भी आपको ऊर्जित करने में मदद की। और फिर शाम को तो अच्छे कार्यक्रम होते ही थे तो उससे रिलैक्स हो जाते थे। तो मुझे लगता है कि एक तो उसका रस और दूसरा उसमें शिक्षा का जो कंपोनेंट था वो आपको लगातार सतत प्रेरित करता है। आप विजनरी हैं, आप चीजों को इमेजिन करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, पर एक चीज जो आपने बिल्कुल नहीं उम्मीद की होगी, जिस तरह से कोरोना, मैं भोपाल आया था, उसके बाद जब मैं भारत से लौटा लंदन, उसके बाद ही ये सिलसिला शुरू हो गया। तो ये कोविड के आने से आपको क्या ये एक तरह का अपसेट था और आपने क्या सोचा कि अब आप इस उत्सव को कैसे करेंगे और किस तरह से अब आप उसको नए तरह से आपने ढाला, मैं जानना चाहूंगा। ये आपने सही कहा। एक्चुअली मार्च अप्रैल तक हम लोग इस बारे में पक्का नहीं सोच पा रहे थे और श्योर भी नहीं थे कि हम इस बार इसको करेंगे कि नहीं करेंगे। शुरुआती 2-3 महीने तो बहुत ही कठिन थे और लगभग ये अभिमत था कि न किया जाए, लेकिन फिर जब हमने कनेक्ट करना शुरू किया और देखा तो अप्रैल मई जून में कुछ अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियां हमने की। उसमें यूके से, हॉलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से, ये सारे देशों के जो लोग यहाँ आए थे वो इन गोष्ठियों में उन्होंने आना शुरू किया और उन सब ने कहा कि नहीं ये टेक्नोलॉजिकली संभव है, इसे किया जा सकता है। और फिर हमारे भीतर भारत में भी जो पुनर्विचार शुरू हुआ, तो ये मुझे मानना चाहिए और मैं कहना भी चाहूंगा कि कोविड ने एक तरह पूरे देश को 10 साल आगे धकेला। माने जो टेक्नोलॉजी आप नहीं अडॉप्ट कर रहे थे, जो टेक्नोलॉजी आप नहीं सीख पा रहे थे, वो लगभग 2-3-4 महीने के भीतर ही काफी ऑनलाइन गोष्ठियां होने लगी, वेबिनार्स होने लगे, बातचीत हो गई। तो अप्रैल मई जून, मतलब जून तक आते आते हमें लगा कि शायद हम एक छोटे पैमाने पे विश्व रंग इस साल भी कर सकते हैं, लेकिन अब जब करना शुरू किया है तो उसका पैमाना पिछले साल से बड़ा हो गया है और शायद ये देश का सबसे बड़ा वर्चुअल लिटरेरी फेस्टिवल होगा। अभी जब हम इस पर बात करेंगे तो आपको बताऊंगा क्या क्या गतिविधियां होंगी। जी जी।
जून तक हम लोग श्योर नहीं थे। उस बीच में जो टेक्नोलॉजी सीखी हमने और जो विश्व के अन्य लोग जुड़े, तो हमें लगा कि तो अवसर है जिसमें कि आप बहुत बड़ा प्रवेश कर सकते हैं और लाखों लोगों को इससे जोड़ सकते हैं। तो फिर हमारा मनोबल बढ़ा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जो यंगर टीम है इस विश्व रंग की, उन सबने तय किया कि हम इसको किस तरह से कर पाएंगे। तो फिर हम सबका ही मनोबल भी बढ़ा और हम इसको करने के लिए आगे आ गए। जी, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी भी एक डॉक्यूमेंट्री जो कि इंडो ब्रिटिश कोलैबोरेशन पे निरंजन पाल पे वो भी दिखाई जाएगी, तो हमारे को भी उसका एक्साइटमेंट है। पर एक्चुअली देखा जाए तो ये आपने सही कहा कि जो कोरोना जिस तरह से आया उसने एक नया डायमेंशन दे दिया संभावनाओं पर। और आज मैंने देखा कि कई लोग ये भी कहने लगे हैं कि कोरोना के जाने के बाद भी जूम और ये सारे जो साधन है ये रुकेंगे नहीं, फिर ये चलते रहेंगे। बिल्कुल, हम लोग इसको आगे भी उपयोग करेंगे और बल्कि अब ये इट इज हियर टू स्टे। अरे ये जाने वाला नहीं है। और जो तकनीकी स्किल आपने सीख ली है, कौशल सीख लिए हैं, अब तो काफी डॉक्यूमेंटेशन के स्किल भी आ गए हैं, हम लोग फिल्म भी अच्छी बना रहे हैं, तो ये सारी चीजें रहने वाली हैं। और अब जो होगा भविष्य में विश्व रंग, तो वो ब्लेंडेड मोड में होगा, मतलब फिजिकली भी होगा और ऑनलाइन भी होगा, और ये ब्लेंडेड मोड इसको और आगे विस्तार देगा। तो मतलब ये है कि मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि अब भोपाल आने का अवसर नहीं मिलेगा अगर कोरोना। तो मैंने आपसे कहा ना कि फिजिकल भौतिक भी होगा और टेक्नोलॉजिकली भी होगा, तो आपके साथ साथ और भी लाखों लोग जुड़ेंगे। जी जी। संतोष जी, अब आप ये बताइए कि इस साल का जो आपका ये जो महोत्सव है, ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? अगर मैं आपको इसको बिल्कुल ही साधारण सीधे रूप से कहूँ कि ये किस तरह से इसका क्या फॉर्म है और हाउ कैन वी गेट द आइडिया, प्लीज आप मुझे बताएं। जी, तो पहले तो मैं डेट्स के बारे में बताता हूँ। 20 से 29 नवंबर इसकी मूल डेट्स हैं। 20 नवंबर से प्रारंभ होकर 29 नवंबर तक 10 दिन का फेस्टिवल है और इसको इंटरनेशनल टाइम जोन के हिसाब से किया जा रहा है। तो और वीकेंड्स पे किया जा रहा है जो मेन फेस्टिवल है, यानी 20, 21, 22 शुक्रवार शनिवार इतवार है, फिर 27, 28, 29 शुक्रवार शनिवार इतवार है। इस समय शाम को 5 बजे से रात में 11 बजे तक, तो कुछ ऑस्ट्रेलिया तक भी जाए और कुछ यूके और यूएसए तक भी जाए, इस तरह उसके टाइम जोन फिक्स किए गए। तो ये 10 दिन का फेस्टिवल, इसमें 6 दिन लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल है, यानी 3 दिन शुरू के 3 दिन बाद में, और जो बीच का 4 दिन है 23, 24, 25, 26, इन दिनों में एक शॉर्ट फिल्म इंटरनेशनल कंपटीशन रखा गया है। तो इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल भी इस दौरान होगा। एक नई चीज जो हो रही है वो ये है कि चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल भी साथ में जोड़ा गया है। तो समानांतर 3 फेस्टिवल चल रहे हैं, लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल, इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल और चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल, जिनके समय अलग अलग हैं और ये 20 से 29 के बीच में होंगे। एक जो सबसे बड़ी बात है, आपने इसका जिक्र भी किया, इस बार 15 देशों में स्वप्रेरणा से ये विश्व रंग आयोजित हो रहा है। यूके उसमें है। यूके के सभी श्रोता और पाठकों को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, स्वागत करता हूँ। और यूएसए है, हॉलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है, ट्रिनिडाड है, ऐसे करीब करीब 15 देश हैं जहाँ पर कि 6, 7, 8 नवंबर को, यानी आगामी हफ्ते में ही बहुत सारे कार्यक्रम वो भी हो रहे हैं। तो 15 देशों के समानांतर फेस्टिवल के बाद में ये मेन फेस्टिवल 20 से 29 में होगा। पूर्ण रंग गतिविधियों में इसके पहले कुछ गतिविधियां शुरू हो गई हैं, तो मैं इसको समाप्त कर दूं कि नेशनल पेंटिंग कंपटीशन ऑन हो गया है। इसमें करीब करीब 1000 एंट्रीज पहले से ही आ गई हैं और बहुत रिस्पॉन्स उसका है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी जारी है, उसमें भी लगभग 300 फिल्में आ चुकी हैं और अभी आती जा रही हैं, तो जूरी के सामने बड़ी दिक्कत आने वाली है। एक हम लोग नुक्कड़ नाटक समारोह भी कर रहे हैं और साथ में कथा यात्रा चल रही है, जो कथा देश का कार्यक्रम हुआ था वो भी साथ साथ चल रहा है। तो ये सब 2 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और 29 नवंबर तक चलेगा, इस तरह शेड्यूल। संतोष जी, इसमें जो आपने एक फिल्म कंपटीशन की बात की, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ, तो ये जो फिल्म्स जो आप नई डॉक्यूमेंट्रीज का मतलब एक फेस्टिवल कर रहे हैं। जी, इसकी जो अवधि है वो 20 मिनट रखी गई है और 3
थीम्स रखी, एक जनरल थीम है, लेकिन बाकी एक वाइल्ड लाइफ और नेचर, लिटरेचर एंड आर्ट्स की थीम रखी गई है। तो इसमें तीनों थीम्स पर अलग अलग एंट्री दी जा रही है और अवार्ड भी है। इंडियन रुपीज में 1 लाख रुपीज के आसपास का अवार्ड, फर्स्ट अवार्ड रखा गया है। तो अवार्ड तो दिया ही जाएगा, लेकिन इनकी स्क्रीनिंग की जाएगी पूरे फेस्टिवल में, और आगे इन सबको यूट्यूब पर रखा भी जाएगा। मैं भी जो हमारा सानिध्य लंदन है उसके माध्यम से भी हम कोशिश करेंगे पूरा इसका प्रसार करने की। और मैं एक बात जानना चाहता हूँ, अगर मैं कोई 2-1 इवेंट्स को की रूपरेखा दूं सानिध्य के लिए, हालांकि आपकी सब पहले से योजना रही होगी, तो उसकी कोई गुंजाइश इसमें हो सकती है? जो कंट्री फेस्टिवल है उसकी तो टीम कंट्री में बनी है, वो अपना फेस्टिवल आयोजित कर रहे हैं जी। लेकिन जो आप इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म कंपटीशन में फिल्म भेजना चाहते हैं तो अभी ओपन है एंट्री, और 5 नवंबर तक आप एंट्री भेज सकते हैं। ये विश्वरंग वेबसाइट से आ रही है, कोई भी जो चाहे वो 5 नवंबर तक अपनी फिल्म भेज सकते हैं। अच्छा, जो आपकी प्रोग्राम्स जो बन गए हैं, जैसे मान लीजिए हम सानिध्य लंदन जो मेरी संस्था है उससे मैं कोई एक इवेंट करना चाहूँ आपके सहयोग से विश्वरंग के एज अ पार्ट ऑफ विश्वरंग, तो उसको क्या अभी प्रपोज करने का समय है या आपका समय निकल गया है? जो मेन विश्वरंग है उसमें तो प्रत्येक कंट्री फेस्टिवल की आधे घंटे की फिल्म दिखाई जाएगी, लेकिन मैं परमेश गुप्ता जी जो यूके कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उनसे ये बात जरूर कहूंगा, और उनसे कहूंगा कि वो सानिध्य की इस एक्टिविटी को शामिल करें। वो शेड्यूल अभी फ्लेक्सिबल है, तो उसमें हम लोग शामिल कर सकते हैं, और कंट्री फेस्टिवल का जरूर ये पार्ट बन सकती है। जी जी, तो संतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं चूंकि मैं लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आज आपसे बात हो रही है और आप बहुत व्यस्त हैं, आपको पकड़ना आसान नहीं है। तो आप मूलतः एक वैज्ञानिक हैं, लेकिन आप कवि भी हैं, आपने कहानियां भी लिखी हैं। तो नॉर्मली सामान्यतः तो हम लोग जब वैज्ञानिक की परिकल्पना करते हैं तो ऐसा लगता है कि एक आदमी जो कि प्रयोगशाला में बैठा है या केवल अपने रिसर्च पेपर्स लिख रहा है। तो आपके भीतर एक कवि और एक कहानीकार ये कैसे जन्मा? ये तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन मैं संक्षेप में बताऊंगा कि शुरू में तो मैं रिसर्च और विज्ञान में ही रहना चाहता था, और उसमें गया भी, और प्रशासनिक सेवाओं में चयन के बावजूद मैं विज्ञान में ही रहा। लेकिन 80 के दशक के आसपास ऐसा मुझे महसूस होने लगा था कि जो विज्ञान आदमी बनाता है जिस तरह का, वो एक तरह का असंतुलित आदमी बनाता है, और कला और संस्कृति ही है जो आदमी को संतुलित कर सकती है। तो ये बाद में सिद्ध भी हुआ, जब जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, उस समय भोपाल में था मैं, और वो बड़ा दारुण दृश्य था कि इस तरह से विज्ञान की अगर प्रगति होनी है और इस तरह की दिशा पकड़नी है तो बहुत ही वो नुकसानदायक होगी। तो मैं इस जगह पे पहुंचा कि विज्ञान की भी अपनी जगह है, लेकिन कला और संस्कृति की भी अपनी जगह है, और उसको साथ साथ लेना चाहिए, और उसी से एक संतुलित मनुष्य बन सकता है। अब तो ये ज्यादा स्पष्ट है कोविड के आने के बाद में कि अकेला विज्ञान हमारी दुनिया की समस्याओं को सॉल्व नहीं कर सकता, और वो समस्याएं उस तरह से कभी थी ही नहीं, बल्कि आर्थिक नीतियों की समस्याएं तो सुलझाई जा चुकी। जो हम प्रकृति का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, जिस तरह से हम धरती के कैपिटल का नाश कर रहे हैं, लगता है कि उसको एक संवेदनात्मक दृष्टि से देखा जाना चाहिए, जो कला और संस्कृति ही ला सकती है। और यूं मेरे पिता बनमाली जी देश के बड़े कथाकार थे, और प्रेमचंद के समय से के कथाकार थे, तो बनमाली जी का भी इसमें बड़ा योगदान है। उन्होंने मुझमें कथा और व्यंग की दृष्टि पैदा की, और धीरे धीरे मैंने 80 में कथाएं लिखना शुरू किया, पहले अपने वातावरण पर, फिर वैश्विक दृष्टि से, फिर देश के हिसाब से। और पहले तो कविताएं लिखी, बाद में कहानियां लिखी, फिर उपन्यास। अब मेरे 3 या 4 उपन्यास भी हैं, और अब मैं थोड़ा बड़ा, चीजें बड़ी हो जाती है, मैं निकलता हूँ कहानी लिखने तो वो उपन्यास बन जाता है, मैं कविता लिखने निकलता हूँ तो वो कहानी बन जाती है, कुछ इस तरह से हो गया है। मैंने संक्षेप में ये कहूँ कि विज्ञान की भी अपनी जगह है, लेकिन कला और संस्कृति की ज्यादा जगह है। और अगर मैं शूमाकर को कोट करूं तो कला और संस्कृति जो है वो विज्ञान से ऊपर है, और उसको विज्ञान को वो दार्शनिक दृष्टि देनी है जिससे कि वो ठीक ठाक बना रहे। तो क्या आप ये मानते हैं कि
एक ऐसा स्तर है जीवन में या कायनात में जहां जी पर जो फिजिक्स है या जो साइंस है और जो मेटाफिजिक्स है, जो जी दर्शन है, ये इसका एक विलय हो जाता है। मैं मानता हूं कि जो आपने कहा बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जो जीवन के 4 स्तर हैं, जिसमें कि जड़ पदार्थ है, फिर प्रकृति है, उसके बाद में पशु पक्षी है, उसके बाद मनुष्य है। तो मनुष्य एक तरह से चौथे स्तर पर है और ये प्रोग्रेसिवली ग्रो होने वाला स्तर है। तो विज्ञान जो लोएस्ट स्तर है, यानी जड़ पदार्थों का जो स्तर है, वहां तो अंतिम तक पहुंच सकता है, मतलब वो हिग्स बोसॉन तक पहुंच जाएगा, वो इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री वो काम कर देगी। लेकिन आप फिजिक्स केमिस्ट्री के माध्यम से मनुष्य को नहीं जान सकते। और मनुष्य को जानने के लिए जो टूल है, या जो टूल है, वो कला और संस्कृति ही है, वो मनोविज्ञान नहीं है। मनोविज्ञान के माध्यम से आप एक बहुत ही सीमित थेरेपेटिक काम कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य को समझने के लिए अनुभव, और अनुभव को समझने के लिए कला और संस्कृति बहुत ही आवश्यक है। तो जो आपने कहा बिल्कुल ठीक है। एक सीमा पर जाकर मेटाफिजिक्स उस जगह मिलती है, लेकिन यदि उपकरणों के तौर पे देखें तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और विज्ञान के उपकरणों से मनुष्य को पूरा पूरा नहीं समझ सकते। आप अगर ये मानते हैं कि मनुष्य एक कंप्यूटर है, ये गलत है। अगर आप मानते हैं कि वो बायोकेमिस्ट्री और फिजिकल प्रक्रियाओं से आप मनुष्य को पहचान लेंगे, तो वो तो एक व्हीकल है जीवन का। लेकिन जीवन क्या है, ये आपको पहचानना साहित्य के माध्यम से ही। जी जी बिल्कुल। मैंने आपकी मैं ईमानदारी से कहूंगा कि कल कुछ कविताएं सुनी नेट में जाकर, क्योंकि आजकल तो हर चीज उपलब्ध है, और कुछ हाँ, आपकी कहानियों के बारे में भी चर्चा सुनी। तो जी आपने एक किसी बात में जिक्र किया था कि अच्छे दिन जो है वो आपकी किसी कविता में आता है। वो जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बहुत पहले से आपने जी उसको कहा था। तो मैं जी इस मौके का लाभ उठाना चाहूंगा कि आप अपनी एक कोई कविता हमको पढ़ के सुनाए तो बड़ी आभार होगा जी आपका। जी जरूर जरूर। मैं, क्योंकि ये बहुत लंबा समय नहीं है, इसलिए लंबी कविता नहीं पढ़ूंगा। जी मैं आपको एक दो छोटी छोटी कविताएं बहुत सुनाता अच्छा, हूँ, बहुत जो अच्छा। मेरी दार्शनिक दृष्टि भी स्पष्ट करती हैं जी और आपको शायद अच्छी लगेंगी। जी। जब हम लोग 50 साल के होते हैं तो जीवन को एक बार दोबारा देखना शुरू करते हैं, वाह और ये 50 साल पर लिखी गई कुछ कविताएं हैं जो आपको सुनाता हूँ। पहली कविता का नाम है थोड़ा हूं थोड़ा बाहर। वाह। थोड़ा हूं थोड़ा बाहर, इधर घर बनाया है शहर से कुछ दूर, इस तरह थोड़ा शहर में हूं थोड़ा बाहर। वाह इधर घर बनाया है शहर से कुछ दूर, इस तरह थोड़ा शहर में हूं थोड़ा बाहर। लिखता हूं पर रहता हूं गोष्ठियों से दूर, इस तरह थोड़ा साहित्य में हूं थोड़ा बाहर। वाह लिखता हूं पर रहता हूं गोष्ठियों से दूर, इस तरह थोड़ा साहित्य में हूं थोड़ा बाहर। अब उम्र पहुंची 50, इस तरह थोड़ा जीवन में हूं थोड़ा बाहर। वाह बहुत खूब। अब उम्र पहुंची 50, इस तरह थोड़ा जीवन में हूं थोड़ा बाहर। बहुत सुंदर। तो ये एक अस्तित्ववादी कविता थी। एक दो और कविताएं छोटी सुनाता हूं। जी इसका नाम है जितना संभव था। वाह। जितना संभव था। जी। जितना संभव था किया, जितना संभव था किया, मसलन पाई अपराध बोध पर विजय, अंधेरी गुफा के पार झांका, देखा आकाश के बीच चलता रास्ता, तारों को टकटकी लगाकर ताका, समय कम था जिया, जितना संभव था किया। प्यार में डूबा नहीं डूबने से बचा, कह दिया खुलकर अगर कोई नहीं जचा, आकाश फटा था सिया, जितना संभव था किया। किताबों में भटका रास्तों में अटका, वाह कहीं बना जादूगर
कहीं खेल नटका, किताबों में भटका, रास्तों में अटका, कहीं बना जादूगर, कहीं खेल नटका, बहुत बहुत पाया, कहाँ रख पाया, लेना क्या था, दिया, जितना संभव था किया। बहुत खूब, बहुत खूब। कितना ये एक तरह से कैप्सूल करता है और तादाद में स्थापित होता है। बहुत बहुत सुंदर कविता है। एक और सुना रहे हैं आप कविता। एक छोटी सी कविता और सुनाता हूँ, ये जी। पत्नी की, क्योंकि जीवन में पत्नी भी बहुत महत्वपूर्ण बिल्कुल बिल्कुल। उन पर नहीं सुनाऊंगा तो बुरा मान जाएंगे। जी बिल्कुल। एक पत्नी पर लिखी कविता है, ये भी 50 साल की ही कविता है, 2-3 कविताएं उस समय लिखी गई थी। वाह वाह। इसका नाम है सुई, नीडल। जी, सुई, सुई, राइट। तो आपने देखा होगा कि पत्नियां सुई में धागा डालती हैं, उस प्रक्रिया पर एक कविता है। वाह। सुई। धागा सुई में डाला, जैसे हर बार डालती होगी फुर्ती से आर पार। धागा सुई में डाला, जैसे हर बार डालती होगी फुर्ती से आर पार। पर इस बार अनुभव था बिल्कुल अलग, सुई अलग थी, धागा अलग। वाह। हाथ धीरे से कांपा दिल, अभी कितना कुछ तो रह गया है अपने आसपास पढ़ा अनपढ़ा। कितना कुछ तो बचा है दुनिया में देखा अनदेखा। अभी तो ठीक से किया भी नहीं प्यार, कहाँ कहाँ बन पाया है ठीक ठाक अपना सारा संसार। पर सच ये था कि सुई चुभी थी अभी अभी अंगूठे के पूर में, और उस पर टिका था रक्त का एक बिंदु, अद्भुत संतुलन के साथ, उसी तरह जैसे आंखों की कोर में टिका था आंसू, गिरा कि अब गिरा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आपको धन्यवाद संतोष जी। मैं बस थोड़ी सी चर्चा आपकी कहानियों पे भी करूंगा। मैंने आपकी एक कहानी आज सुनी, बीच प्रेम में गांधी। जी जी। बहुत ही टेलिंग स्टोरी है। और जिस तरह से वो कहानी आगे बढ़ती है, आप ये सोचते हैं कि ये कहानी पता नहीं कहाँ जाने वाली है, और वो कहानी कहाँ से कहाँ चली जाती है। तो वो मुझे मालूम है इतना समय तो आपके पास नहीं है, आपने इतने उपन्यास लिखे हैं। पर मैं यही आपसे पूछना चाहता हूँ कि बीच प्रेम में गांधी जो आपकी कहानी है, जो कि छोटी कहानी है और बहुत ही असर छोड़ती है, तो दरअसल क्या कहती है? देखिए, मैं वैसे तो अपने मुंह से बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन क्योंकि आपने जिक्र किया है, मैं भारत में एक अलग तरह के कथाकार की तरह पहचाना जाता हूँ, और मूल रूप से ऐसा मानता हूँ कि कहानी एक क्षण का स्फुरण है जिसमें कि आप एक सच की पहचान कर पाते हैं, और उसकी जो पीठिका होती है वो पीठिका लगभग ऐसा है कि जैसे दिए की पीठिका होती है और दिया उसमें ज्योति की तरह टिमटिमाता है, तो उसका अंत जो है कुछ इस तरह से टिमटिमाता है। और कहानी लिखने की जो टेक्निक्स है बहुत सारी, जिसमें कि लंबी कहानी की टेक्निक है और खिलंदड़ेपन की टेक्निक है, उसमें मैं एक तरह के ड्रामेटिक एलिमेंट की तलाश करता हूँ कि कहानी के भीतर जो ड्रामेटिक एलिमेंट है वो अगर है तो कहानी अपनी बात कहेगी। तो संवेदना के क्षण की तलाश और एक ड्रामेटिक एलिमेंट होना जरूरी समझता हूँ। तो मेरी ये जो कहानी है बीच प्रेम में गांधी, इसमें मूलतः और पुरुष की जो कल्पना शक्ति है वो कहाँ तक जा सकती है वो भी बताती है। पुरुष कहाँ तक सोच लेता है, जबकि बात जो है वो बिल्कुल अलग और छोटी सी होती है, तो वो बात को कहती है। और स्त्री की गरिमा को भी बहुत अच्छी तरह से वो कहानी मेंटेन करती है। मैं उसका एक छोटा सा अंश आपको सुनाता हूँ। वाह, मुझे आपने बिल्कुल मेरे मन की बात छीन ली। मैं आपसे अनुरोध करने वाला था कि एक उसका उदाहरण, उसका एक्सट्रैक्ट आप पढ़ें। जी जी। तो मेरी ऐसी कहानियां जैसे 9 बिंदुओं का खेल है, या मुहूर्त है, या गरीब नवाज है जो वेजिटेरियनिज्म पे कहानी है। अच्छा। और हाँ जी बिल्कुल, बहुत उसके नाटक भी बहुत सारे हुए हैं। तो आप वेजिटेरियन, खुद भी आप वेजिटेरियन है लगता है। मैं हाँ वेजिटेरियन ही हूँ। मैं भी वेजिटेरियन ही हूँ। और यूरोप में तो मुझे मालूम पड़ा कि सोसाइटीज बनी हुई है, अमेरिका में सोसाइटीज बनी हुई है बहुत पहले से, गांधी के समय से, महात्मा गांधी जब आए तब वेजिटेरियन सोसाइटी से ही वो प्रभावित हुए थे।
जी जी जी। तो वो कहानी का नाटक हुआ और देवेंद्र राज अंकुर बड़े नाटककार हैं हमारे हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अंकुर जी ने उसके कम से कम 20 शोज पूरे देश में किए वाह। और वो हर जगह खूब लोकप्रिय हुई। तो कभी जी, मौका मिलेगा आपके साथ बात करने का तो कहानी आपको सुनाऊंगा। अभी जरूर मैं जरूर। बीच फिल्म में गांधी के 1-2 पैराग्राफ आपको सुनाता बहुत खूब बहुत खूब। हूँ। ये माधवी उसकी पत्नी का नाम है और माधवी के प्रेम को लेकर वो चिंतित है और कह रहा है कि मैं इसके साथ बहुत कठोरता करता हूँ क्योंकि ये मुझसे प्रेम नहीं करती ठीक से, तो मैं इसके साथ बहुत कठोरता करूंगा। बहुत इनसिक्योर है वो। जी जी, बहुत इनसिक्योर है। जबकि पत्नी अपने आप में बिल्कुल सिक्योर और सॉलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या इतनी ही कठोरता काफी है? क्या उसे कुछ और कठोर नहीं होना चाहिए? उसके तमाम विश्वास, तमाम प्यार के बदले में माधवी के इस व्यवहार के लिए सिर्फ इतनी कठोरता काफी नहीं। वो अपने आप को दुख पहुंचाएगा और उसे भी दुख देगा। वो उससे कई महीनों तक प्यार नहीं करेगा और फिर एक दिन जब वो बाहर गई होगी आत्महत्या कर लेगा। उसने एक चित्र और देखा। माधवी बाहर से लौटी है और बिस्तर पर उसकी मृतदेह पड़ी है। माधवी पहले तो कुछ समझ ही नहीं पाती, फिर उसे आवाज लगाती है। उसके साथ जो अन्याय उसने किए थे उन्हें सोच सोच कर गहरे पश्चाताप में चली जाती है। उदास होती जाती है, उदास होती जाती है। अचानक उसकी तंद्रा टूटी। ये बहुत ही टुच्चा और घटिया विचार है। उसे लगा आत्महत्या क्यों? वो हर समय आत्महत्या के खिलाफ रहा। उसे माधवी की उपेक्षा का दुख एक सहृदय और धैर्यवान आदमी की तरह झेलना चाहिए। अगर वो अपने आप को मार लेता है तो इससे क्या सिर्फ माधवी को दुख होगा? उसके ध्रुव तारे से बेटे और रोशनी सी बिटिया का क्या होगा? क्या उन्हें अगाध कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं उठाना होगा? तो ये एक 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 सीन है जो उसमें क्रिएट किया गया है और हमारे यहाँ की एक बड़ी नाटककार रही, उन्होंने इसको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में प्ले किया था। वो उस साल का सबसे अच्छा नाटक माना गया था और जो भारंगम होता है हमारे यहाँ उसमें इसको नाटक की दृष्टि से भी पेश किया गया। तो बहुत बहुत ही बढ़िया। इसमें तो बहुत अच्छी एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म बन सकती है। जी जी, आप बनाएं जरूर। चलिए चलिए मैं हिम्मत करूंगा। एक और बात जो कहना चाहता हूँ, इसमें जो मुझे बहुत ज्यादा अपीलिंग चीज लगी वो उसका कथ्य और उसका मूल विचार तो है ही, और इसका जो टाइटल आपने रखा बीच प्रेम में गांधी, दैट वाज अ मास्टर स्ट्रोक। बिकॉज वो जो है एक तरह का आप में एक जिज्ञासा पैदा करता है, बीच प्रेम में गांधी क्या है। जी 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 बिल्कुल। हाँ, तो मेरी कुछ कहानियों के नाम जैसे नौ बिंदुओं का खेल जो है वो एक तरह का प्ले है और कैसे जो उद्योगपति है वो पूरे बैंकों को और सारे ये जो फंडिंग एजेंसी हैं उनके साथ में कैसा खेल खेलता है और वो 9 बिंदुओं के बाहर एक 10वां बिंदु खोजता है जहां से कि वो वापस आ सके। तो आपको बहुत से उदाहरण दे सकता हूँ लेकिन इस समय शायद आप खुद ही उदाहरण से परिचित हैं। बहुत सारे उद्योगपति उसके सामने आते हैं। जी तो वो बिल्कुल। बहुत बहुत लोकप्रिय हुई। गरीब जी नवाज बहुत अच्छा प्ले किया गया। तो देखिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरे पास मैंने आपको वादा किया था, मेरे पास करीब 7-8 मिनट और हैं क्योंकि मैं आपको 5:15 पे छोड़ देना चाहता हूँ। तो मैं एक तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो शीर्षक है, टाइटल बहुत अहम होता है। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत बड़े सिनेकार हैं, सईद अख्तर मिर्जा। तो उनकी जो भी फिल्में हैं वो कुछ न कुछ जिज्ञासा पैदा करती, जैसे मोहन जोशी हाजिर हों, अरविंद अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, सही लग तो रहा है। सलीम लगड़े पे मतलब बहुत बढ़िया फिल्म है। तो ये मुझे लगता है ये आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि कहानी का एक एक सिनॉप्सिस उसके टाइटल में भी है। जी जी, हमारे जो कथा गुरु थे पहले, मतलब जो जिनके साथ मैंने कहानियां शुरू में शेयर करता था, नवीन सागर उनका नाम था, भोपाल के ही थे। जी नवीन सागर खुद भी बहुत अच्छे कथाकार थे। तो वो ये कहते थे कि देखो संतोष, कहानी के शीर्षक से पाठक को उसके भीतर आने की इच्छा होनी चाहिए। वाह। और जो पहला वाक्य है वो बहुत ही जरूरी है, मतलब वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है क्योंकि पहले वाक्य से आदमी प्रवेश करने की इच्छा रखता है या अनिच्छा रखता है। तो पहला वाक्य, पहला पैराग्राफ और कहानी का शीर्षक, इस पर मैं काम करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं पाठक को भीतर ले आऊं। एक बार वो भीतर आ जाएगा तो फिर बाहर नहीं जाने देता।
आपने, मैं आपकी शागिर्दी करना चाहूंगा क्योंकि मैं इसी पे विश्वास करता हूँ कि अभी जो ताजी गर्भनाल आई है उसमें मैंने 14 गर्भनाल के 14 साल पे एक आर्टिकल लिखा है। उसका अच्छा, जो पहला पैरा है उसको सोचने में मुझे 2-4 दिन लगा कि मैं इसको कैसे शुरू करूं, बिल्कुल, क्या बात। क्योंकि ये तो एक आम बात है कि आप किसी पत्रिका के 14 साल पे एक आर्टिकल लिखें, पर आप ऐसा कैसे लिखें जो लोग उसको पढ़ना चाहें। तो मैं सहमत हूं आपकी इस बात से कि जो पहला पैरा है, शीर्षक है, और जो उसका अंत है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको बस जाते जाते मैं एक सवाल आपने आईसेक्ट की स्थापना की थी, तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा अपने जो आपका विज्ञान में करियर रहा है, आईसेक्ट के बारे में बताएं, जो लोग इसको सुनेंगे उनके लिए। जी, तो जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि 80 के दशक के आसपास में मुझे स्थापित नौकरियों से या प्रशासनिक सेवाओं से या पब्लिक सेक्टर से थोड़ा सा विमोह पैदा हुआ, और मुझे ऐसा लगा कि ये वो दिशा नहीं है जिसमें मुझे काम करना था। तो उस समय फिर मैंने विज्ञान के प्रचार प्रसार का काम शुरू किया, और मुझे ऐसा लगता था कि भारतीय समाज के बीच में विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टि के प्रचार प्रसार की बहुत जगह है। तो जब मैंने गांवों में ट्रैवल करना शुरू किया, उस समय कंप्यूटर आ ही रहे थे, और कंप्यूटर्स मतलब इंग्लैंड का उसमें बड़ा रोल है, क्योंकि बीबीसी माइक्रो सबसे पहले इंग्लैंड ने भारत को डोनेट किए थे, और बीबीसी माइक्रो एक 64 केबी मशीन होती थी, सोचिए, और उसको लेकर बहुत सारा हलचल हमारे यहाँ थी। तो मुझे अचानक ये जो भारतीय समाज का ट्रैवल था या मेरा हिंदी में काम था, इससे ऐसा लगा कि भारतीय भाषाओं में विज्ञान को ले जाना है। और मैंने पहली किताब कंप्यूटर एक परिचय के नाम पे लिखी, जो 1986 के आसपास आई थी। कंप्यूटर एक परिचय इसको स्थापित करती थी कि भारत में अगर सूचना क्रांति होनी है और सूचना तकनीक का विस्तार होना है, तो वो भारतीय भाषाओं में ही होगा और हिंदी में होगा। वो किताब इंस्टेंट हिट हुई, मतलब उसके पहले वर्ष में 1 लाख प्रतियां बिकी, और अगले 5 वर्षों में वो 1 मिलियन कॉपीज पूरे हिंदी समाज में बिकी। और उसके आधार पर मैंने स्कूलों में कोर्सेज पाठ्यक्रम देना शुरू किया। जब स्कूलों में गए, और विशेषकर हम ब्लॉक लेवल के और पंचायत लेवल के स्कूलों में जाते थे, और हमने ये कहा कि भाई कल्चरली भी हमको कोई टाई पहन के कंप्यूटर सीखने में कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बताए जरूरी नहीं कि आप टाई पहन, आप कोट पहन के या टाई पहन के कंप्यूटर सीखेंगे, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। कंप्यूटर ये नहीं कहता कि आप ऐसा सीखें। तो हमने एक डीग्लैमराइजेशन की प्रक्रिया शुरू की। तो डीग्लैमराइजेशन, हिंदी में कंप्यूटर का विस्तार, भारतीय भाषाओं में पठन पाठन, इससे एक जो परिदृश्य बनता था। और सीके प्रहलाद का जिक्र आपने सुना होगा, उन्होंने फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ इंडियन पिरामिड किताब लिखी थी। तो ये फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड है, ये मुझे काम करते करते महसूस हुआ। तो ये सेंटर जो बने गांवों में, पंचायतों में, ब्लॉक लेवल पर, और स्कूलों में जो काम शुरू किया, ये एक रेवेन्यू मॉडल भी डेवलप होता है उससे कि एक बेरोजगार नवयुवक केंद्र खोलेगा, और मैं हैंड होल्डिंग करूंगा, मैं किताब और कंटेंट प्रदान करूंगा, और एक रिसोर्स सेंटर बनेगा। तो रिसोर्स सेंटर और फील्ड, हब और स्पोक, ये मॉडल जो आज इंडिया में बड़ा लोकप्रिय है, इसके प्रवर्तक हम ही लोग हैं। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने फिर मेरा एक प्रेजेंटेशन करवाया अहमदाबाद में, और वर्ल्ड बैंक ने इसको देखा, तो भारत सरकार को उससे बड़ी मदद मिली। तो आईसेक्ट का मूल बात यह है कि छोटी जगहों पे काम करना है और भारतीय भाषाओं में काम करना है, ये नेटवर्क का आधार था। और कंप्यूटर एक परिचय ने मुझे शिक्षित किया कि ये काम आसानी से हो सकता है। तो शुरू में करीब 300-400-500 सेंटर्स थे। फिर जब Y2K आया, तो हमने भी कॉल दिया कि हम भी 2000 तक 1000 सेंटर बनाएंगे, तो वो सेंटर 2000 बन गए। फिर हमने टर्न ऑफ द सेंचुरी ये कहा कि हम 5000 बनाएंगे, तो वो 5000 बन गए। फिर ये बैंकिंग सिस्टम जब आया, तो बैंकिंग कियोस्क, मैं बताना चाहता हूँ कि बेरोजगारी की इतनी बात होती है, लेकिन 10वीं 12वीं कक्षा पास बच्चा, 10-12 पास बच्चा जो है, वो बैंकिंग कियोस्क रन कर सकता है, वो 20-25 हजार रुपए कमा सकता है, और ये भी हमने स्वीकार किया। तो अब बैंकिंग कियोस्क का बड़ा नेटवर्क है, 5000 सेंटर वो भी हैं, और जो अपने आप में करीब 300 to 400 करोड़ का ट्रांजेक्शन पर मंथ करते हैं। तो ये जो रेवेन्यू मॉडल निकला है, ये पूरा भारतीय भाषाओं के आधार पर है, बॉटम ऑफ द पिरामिड के आधार पर, और आईसेक्ट की कल्पना इस तरह से की गई थी। फिर नेटवर्क ने ये महसूस किया कि हमको वी हैव टू टेक ऑन द बिगर वर्ल्ड।
तो उसने कहा कि हम विश्वविद्यालय बनाएंगे। तो ये जो विश्वविद्यालय बने हैं ये नेटवर्क ने बनाए, और नेटवर्क के आधार पर 5 विश्वविद्यालय बने हैं, और हमने आइकॉन वही रखे, रविन्द्रनाथ टैगोर आइकॉन है, सीवी रामन आइकॉन है। तो भारतीय आइकॉन के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय बनाए जाए, ये भी हुआ। तो अब ये पर्सपेक्टिव, यानी कि जो आपने एक छोटा सा पौधा लगाया वो बरगद बन गया। पर आपका अंदाज मुझे पसंद आया, आपने कहा ये योजना हम लोगों ने शुरू की थी, जबकि आप ये कह सकते थे कि मैंने शुरू की थी। नहीं, हम लोगों ने मतलब, मैं हर समय, बड़ा नेटवर्क है, सारी टीम है और सब लोग मिलके करते हैं। और एक बहुत रोचक बात बताता हूँ कि शुरुआती 10, 15, 20 वर्षों में ये जो हमारी कोर टीम 50-100 लोगों की है, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए बैठती थी 3-4 दिनों के लिए कि भाई अब क्या करें। तो हम लोग कभी खजुराहो में, कभी पचमढ़ी में, कभी ऐसे किसी रिलैक्स जगह पे बैठते थे और दिन में कोई काम नहीं करते थे, दिन में घूमने फिरने का काम करते थे, और रात भर विद अ कप ऑफ कॉफी नए आइडियाज और नए विचार और अपनी ह्यूमन स्टोरी सब लोग शेयर करते थे। तो इससे जो एक भाईचारा बना और जो टीम वर्क हुआ, उसने आई को हटाकर वी को स्थापित किया, और हमारे लिए तो हम ही हैं, हम सारे लोग मिलकर। तो मतलब ये आप आप 2-3 जगह चांसलर हैं, विश्व रंग भी आप करते हैं, कविता कहानी लिखते हैं, तो ये एनर्जी आप कहाँ से लाते हैं, इसका फॉर्मूला मुझे बता दीजिए। पता नहीं, कई लोग ये बात से पूछते हैं, पर मुझे लगता है कि हर समय एक जो जीवन का आनंद अगर आपको प्राप्त होता रहता है काम से, तो फिर आपको ये बोझ नहीं महसूस होता। यदि किसी काम को आप बोझ की तरह करें तो दिक्कत होती है। मुझे हर समय जो चीज मुझे बोझ लगती थी शुरू में, पब्लिक सेक्टर की जॉब लगती थी या प्रशासनिक सेवा मुझे बहुत ही बोझिल लगती है, उस सबको छोड़ के जो मैं आया और जब समाज के भीतर काम करना शुरू किया तो मुझे आनंद आने लगा। तो ये आनंद ही मेरा ड्राइविंग फोर्स है, मैं ये कह सकता हूँ। मतलब आप एक तरह से सन्यासी हो गए हैं। कई लोग कहते हैं कि ये आप एक तरह के ऋषि परंपरा की तरफ चले गए, लेकिन ये भी सब पारंपरिक बातें। मैं तो अपने आप को एक आधुनिक चिंतक विचारक भी मानता हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि समाज के साथ जुड़ के ही तो सामाजिक उद्यमिता वो शब्द है जिस पर मैं टिके रहना चाहूंगा। सामाजिक उद्यमिता एक शब्द है, और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को मैं एक सॉल्यूशन मानता हूँ। मैं ये नहीं मानता कि राजनीति जो है मूल परिवर्तन करेगी, मैं ऐसा मानता हूँ कि सामाजिक उद्यमिता ही मूल परिवर्तन करेगी, यदि हम सब उस तरह से सोचना शुरू करें। जी, मैंने कहा कि आप सन्यासी है, मैं तो चाहता हूँ कि आपके जैसे सन्यासी अगर कई हो जाएं तो देश का बहुत भला हो जाए। आपने इतना समय दिया संतोष चौबे जी, आप इतने व्यस्तता के बावजूद, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे बिल्कुल 2-4 पंक्तियों में अपने विश्व रंग 2020 के बारे में? मैं तो ये कहना चाहूंगा ललित जी की कला और संस्कृति को और इसके अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को, इस अंतर्राष्ट्रीय परिवार का और विस्तार होना चाहिए, और वही है जो दिशा परिवर्तन का काम कर सकती है। हमें इस पर विचार करना चाहिए कि दुनिया कहाँ जा रही है, और एक मानवीय संवेदना के साथ इसको बदलने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत आपको आभार और बहुत बहुत शुभकामनाएं विश्व रंग के लिए। और हम तो विश्व रंग, आप खुद को भी विश्व रंग का पार्ट मानते हैं, तो इस वादे के साथ आपसे विदा लेंगे कि आपको जब दोबारा बुलाएंगे तो और ज्यादा अंतरंग बात करेंगे जब आपका समय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।